नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। बिहार में सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज सुबह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर जेडीयू के नेताओं का आना-जाना शुरू हो चुका है, जिसमें कि जेडीयू के जो वर्किंग प्रेसिडेंट है संजय झा, लल्लन सिंह, इसके अलावा श्याम रजक जैसे तमाम नेताओं ने मुख्यमंत्री से मिलकर न केवल उन्हें बधाई दी, बल्कि सरकार के गठन की प्रक्रिया के बारे में भी बातचीत हुई, जिसमें कि चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री से मिलने गए और मिलने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि उनकी बातचीत सरकार गठन को भी लेकर हुई है। बाद में चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एड्रेस किया, जिसमें उन्होंने कहा कि निश्चित तौर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी की तरफ से अभी तक साफ गोई के साथ ये नहीं कहा गया है कि मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार का ही चुनाव होगा, क्योंकि एक औपचारिक प्रक्रिया होती है और शायद इसलिए उस औपचारिक प्रक्रिया के पहले बीजेपी एक तरह से उस तरह से खुलकर नहीं बोल रही है। तो ये बिहार की जनादेश के बाद ये सवाल गूंज रहा है कि इस प्रचंड जनादेश के बाद भी क्या कोई शक शुबा की गुंजाइश बची रहती है कि नीतीश कुमार के अलावा भी कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। बीजेपी का जिस तरह से स्ट्राइक रेट रहा है, क्या बीजेपी बिहार में अपने ड्रीम को यानी कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो बिहार में, इस संभावनाओं को भी क्या एक्सप्लोर कर रही है? और इसके साथ में भी दूसरी जो खबर है कि लालू प्रसाद के परिवार में विद्रोह हो गया है। रोहिणी आचार्य ने साफ तौर से ये कहा है कि वो अब राजनीति से विदा ले रही हैं और ऐसा उन्हों संजय यादव ने कहा है। यानी कि संजय यादव कुल मिलाकर अब निशाने पर हैं आरजेडी परिवार में, तेजस्वी यादव के परिवार में। तो इन दोनों खबरों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रेम कुमार जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और साथ ही राकेश रंजन जो कि पटना यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। तो राकेश जी, सवाल ये है कि आपको लगता है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे या बीजेपी ये रिस्क उठाने को तैयार है कि वो अपने कुनबे से, अपनी पार्टी से किसी को मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट करे, जो बीजेपी का ड्रीम रहा है बिहार में? नहीं, मुझे फिलहाल तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा होते हुए। कारण है कि आप बीजेपी अगर माइनस नीतीश कुमार यहाँ सरकार बनाना चाहे, तो चिराग पासवान उनके साथ जाएँगे और जो मांझी जी की पार्टी है वो जाएँगे, आरएसपी जाएगी, कुशवाहा जी की पार्टी। लेकिन उसके बाद भी 4-5 उनके पास कम हो पा रहे हैं क्योंकि 117 हो जा रहे हैं, 89 प्लस 19 प्लस 6 प्लस 5 करके। तो वैसे में उसे 4-5 लोग चाहिए, एक तो ये चीज़ रही। दूसरी बात है कि अभी वो माइनस नीतीश कुमार इसलिए सरकार नहीं बनाना चाहेगी, क्योंकि केंद्र में भी उनकी सरकार जो है ना वो डिपेंडेंट है। उन्हें 30-32 सीटें कम हैं, वैसे में जो एक तो टीडीपी है वो उनका साथ दे रही है, दूसरा जदयू उनका साथ दे रही है। तो एक तो ये पॉइंट है, वाइटल पॉइंट है, इसके कारण नहीं हुआ। दूसरा, जो मोदी जी हैं, वो कभी नीतीश कुमार के गुडविल को छोड़ना नहीं चाहेंगे और नीतीश कुमार का एक अच्छा इम्पैक्ट यूपी में भी है, उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे तो कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं ना, कम ही वो क्षेत्र हैं, लेकिन वहाँ एक इम्पैक्ट है। एक जो लोध समाज है या कुर्मी कोयरियों का, वहाँ पर भी एक इम्पैक्ट है यूपी में भी। तो वहाँ पर नीतीश कुमार का एक इम्पैक्ट है ज़रूर। दूसरी बात आप देखेंगे, अगर नीतीश कुमार को आप छोड़ते हैं, तो ये नीतीश कुमार ऐसे शख्स हैं कि फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाएँगे, फिर विपक्ष को यूनाइट करना शुरू कर देंगे। तो वहाँ पर मोदी जी को एक चैलेंज मिल सकता है। तो मैं तो नीतीश कुमार को जब इंडिया गठबंधन से खींचकर फिर से एनडीए के तुलना में लाया गया था, तो स्पष्ट था कि बिहार में उनके अनुसार ही शासन चल पाएगा। तो इन सब कारणों से मुझे नहीं लगता है कि अभी वो नीतीश कुमार को किनारे करके अपना सीएम प्रोजेक्ट करेंगे। जी। प्रेम, आपको क्या संभावना दिखती है कि क्या इस बात की कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है, जिस तरह से जेडीयू के तमाम नेता एक के बाद एक नीतीश कुमार के घर पे जा रहे हैं, जेडीयू विधायकों की बैठक भी कल बुलाई गई है, लेकिन बीजेपी अभी उस तरह से उतावलापन नहीं दिखा रही है। तो वैसी स्थिति में आपको लगता है कि एक प्रक्रिया का ये प्रोसेस है कि सबसे पहले जेडीयू अपने विधायक दल के नेता में विधायक दल का नेता चुनेगी के हिसाब से है। हालांकि प्रोसेस तो ये भी होता कि एनडीए गठबंधन की बैठक होती और नेता चुन लिया जाता, जैसा कि सेंटर में हुआ। लेकिन प्रोसेस दोनों प्रचलित है और अभी जो है संभावनाएं हालांकि दोनों बात की हैं। ज्यादा संभावनाएं इसी बात की हैं जो राकेश जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को बरकरार रखा जाए। लेकिन यहाँ थोड़ा-सा क्रॉस एग्जामिन करने की ज़रूरत है कि बीजेपी की जो एक चाहत रही है, अपना मुख्यमंत्री देने के लिए और उसके लिए जो उन्होंने इतनी लंबी रणनीति बनाई कि बीते चुनाव में ही नीतीश कुमार की के विधायकों की संख्या कम हुई,
बीजेपी का इस्तेमाल हुआ, वो सारी चीजें हुई। और इस बार ऐसी स्थिति बनी है कि नीतीश कुमार 42 की संख्या लेकर के जितनी ताकत रखते थे, आज 85 की संख्या लेकर उतनी ताकत नहीं रखते हैं। आज ये स्थिति नीतीश कुमार की बनी है। तो इसमें ये ऐसा क्यों मौका आपको है। लगता है, ऐसा ऐसा क्यों लगता है कि नीतीश कुमार की वो स्थिति नहीं है? ढेर सारे लोगों का ये मानना है कि नीतीश कुमार तो इस इलेक्शन में एक तरह से जिनको लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था, वो बाउंस बैक करके पूरे इलेक्शन को ड्राइव करके जिस नंबर पे पहुंचे हैं, उसमें सिर्फ नीतीश कुमार के लिए एक जिसको कह सकते हैं कि अक्सर हाँ ये होता था कि उनके पास एक कुशन होता था कि आरजेडी के पास जाने का, वो कुशन थोड़ा सा कमजोर हो गया है क्योंकि बीजेपी के जो नंबर्स हैं वो बढ़ गए हैं। ये जो जिसको आप बहुत हल्के से बोले कि थोड़ा सा कमजोर हो गया है वो कुशन, वो दरअसल बहुत बड़ी बात है कि वो रास्ता ही बंद हो गया है 2 कारणों से। एक तो तेजस्वी यादव ने अपने आप को मुख्यमंत्री महागठबंधन की ओर से बनवा लिया था, तो वो रास्ता बंद हुआ। दूसरा, संख्या का गणित ऐसा है कि नीतीश कुमार अगर चाहेंगे भी, तो अगर एग्जैक्टली 21-22 संख्या पूरी भी हो जाती है, तो नीतीश कुमार की पार्टी में इतनी बड़ी पैठ है बीजेपी की कि वो तुरंत उनको सरकार बनने नहीं देंगे, वो स्प्लिट हो जाएगा। यानी नीतीश कुमार के पास में पहले जैसी शक्ति नहीं रही कि तुम मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाओगे तो हमारे पास उधर का भी दरवाजा खुला है। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 85 की ताकत लेकर भी नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं और 42 की ताकत में ज्यादा मजबूत थे। ये मेरा कहने का मतलब था। जी, इस पर कुछ बोलना चाहें तो। राकेश जी, आपको भी ऐसा ही लगता है जो प्रेम कुमार कह रहे हैं? देखिए, मुझे ये लगता है सर ना कि नीतीश कुमार की जो बार्गेनिंग की कैपेसिटी थी पहले से कमजोर हुई है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि बीजेपी जिन चीज़ों को करना चाहती थी, वो नीतीश कुमार अभी भी कर रहे थे। मंत्रिमंडल में जो बड़ी स्थिति थी, वो अभी भी बीजेपी की थी। 2-2 उप मुख्यमंत्री थे, ठीक है? और बस एक गृह मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय था और दूसरा शिक्षा, जो बीजेपी चाह रही थी कि मेरे पास आए, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार उन्हें दे नहीं रहे थे। तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये अभी की स्थिति में ऐसा वो कुछ कर पाएँगे और अभी जो कंटिन्यू नीतीश कुमार की सरकार वो रहेगी। और आप ये भी देखेंगे कि नीतीश कुमार के शासन चलाने का स्टाइल अलग है। वो ब्यूरोक्रेट्स को आगे करके शासन करते हैं। आप बिहार में भी देखेंगे कि सबसे अधिक वो किसी पर भरोसा करते हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स को करते हैं। तो अगर बड़े-बड़े मंत्रालयों को बाँट भी दिया जाए, उसके बाद भी नीतीश कुमार तो हमेशा मजबूत रहते हैं। और बीजेपी ने बहुत पहले से प्रयोग किया है। पहले रेणु देवी को लाया और तारकेश्वर जी को लाया उप मुख्यमंत्री बनाकर। सुशील मोदी के साथ बहुत अच्छी बनती थी ट्यूनिंग, सुशील मोदी जी को हटाया। उसके बाद फिर सम्राट चौधरी को लाया और फिर इनको भी लाया, विजय कुमार सिन्हा को भी लाया। लेकिन फिर भी वो नीतीश कुमार पर बहुत अधिक नियंत्रण नहीं कर पाए। तो बीजेपी का जो अपना एजेंडा है, उस एजेंडे को नीतीश कुमार के थ्रू भी वो आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए अभी भी नीतीश कुमार एक फोर्स हैं और नीतीश कुमार का आप देखेंगे ना कि बहुत पुराने लीडर हैं। लगभग 2000 में नीतीश कुमार की भी राजनीति में लगभग उदय हुआ और उसी समय मोदी जी का भी राजनीति में उदय हुआ। एक सवाल दोनों जो को लगभग पैरेलल एक साथ आरजेडी के बढ़ा परिवार में और जिस पिछले तरह से 25 टूट की खबरें यानी कि नतीजे आए नहीं कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद जी, के परिवार में एक तरह से मार काट मच गई है और रोहिणी आचार्य जो इतने दिनों से चुप थी, हालांकि चुनाव कैंपेन के दौरान ये तस्वीरें जब आई थी कि संजय यादव बस की अगली सीट पर जब बैठे थे, तो उसके बाद रोहिणी आचार्य ने किस तरह से बाकी नेताओं को अनफॉलो कर दिया था, उन्होंने क्रिप्टिक ट्वीट किए थे, तो उससे साफ था कि परिवार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। अब आज की तारीख में नतीजे आने के बाद वो खुलेआम तौर से ट्वीट कर रही हैं कि अब वो राजनीति को छोड़ रही हैं और संजय यादव के ऊपर निशाना साध रही हैं। ढेर सारे लोगों को लगता है कि जब लालू प्रसाद यादव अपने करियर में थे, उन्होंने अपने आसपास जो सीनियर नेता थे, चाहे वो रघुवंश प्रसाद सिंह हो, जगदानंद सिंह हो, अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, इन सारे नेताओं को आसपास अगल-बगल रखा और उनके विज़डम का इस्तेमाल किया। लेकिन तेजस्वी यादव कहीं न कहीं संजय यादव से ऐसे घिर गए हैं या फिर संजय यादव ने ऐसे माइक्रो मैनेज कर लिया है तेजस्वी यादव को, जिसकी वजह से हार का ठीकरा कुल मिलाकर तेजस्वी यादव और संजय यादव पे फूट रहा है। जी, ये मुझसे क्वेश्चन है। प्रेम, सवाल आपसे। जी, जी। देखिए, एक परिवार में कलह है, इसको तो सब लोग जानते। तेजस्वी यादव के परिवार में ही लोग
जो हैं उन सब के पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, सब अपने अपना कैंडिडेट्स जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो गठबंधन में सीट शेयरिंग में सीटें तय करने में ये बहुत बड़ी बाधा बन रही थी। तो कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव ने उन चीजों को तोड़ा कि हम परिवार के सारे सदस्य को पार्टी में हावी होने नहीं देंगे। तो इस आज जब संकट की घड़ी है, तो वो लोग हमला करेंगे ही कि आपके सलाहकार गलत थे, कि आपका निर्णय गलत था, ये स्वाभाविक है। लेकिन पार्टी में जितना बड़ा कद तेजस्वी ने अपना बना लिया है, बीते चुनाव में नेता प्रतिपक्ष बने, अपने दम पर बने, आज हार के बावजूद तेजस्वी को कोई पार्टी में परिवार का व्यक्ति चैलेंज कर पाएगा, ये नहीं है। अब रोहिणी आचार्य जी अगर पॉलिटिक्स से बाहर ही होंगी, दूर भी होंगी, तो उनके पॉलिटिक्स में आने का मतलब क्या है? सिर्फ चुनाव लड़ना ही तो है, और तो कोई भूमिका दिखती नहीं। कोई पार्टी में आकर के उनको संगठन में कोई भूमिका संभाल ली होती तो एक बात था। तो परिवार में जो भी सदस्य हैं, पार्टी के लिए क्या भूमिका अपने लिए चुनती हैं या उनको दिया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। तो ये कला जो है ये नेचुरल है, स्वाभाविक है, लेकिन मुझे बहुत बड़ी बात नहीं लगती कि कोई आरजेडी को तोड़ ले जाएगा या टूट पड़ जाएगी। तेज प्रताप जी भी पार्टी से अलग होकर के क्या कर लिए? ये वो अपना चुनाव भी नहीं जीत नहीं, पाए, दूसरे नंबर वो पर तो भी नहीं सवाल है रहे। कि ठीक है, वो अलग अलग होके कुछ नहीं उन्होंने किया, लेकिन लोग तो ये सवाल उठाएंगे ना कि भाई आपकी जो स्थिति थी, आप अगर 74-75 सीट से 25-30 सीट पे आ गए हो, तो उसके पीछे के कुछ तो कारण रहे होंगे, और जिसमें कि ये सवाल लोग उठा रहे हैं कि भाई आप सिर्फ अगर यादवों की पार्टी या मुसलमानों की पार्टी, एमवाई की पार्टी बनाकर अगर आरजेडी को लीड करेंगे। अखिलेश यादव ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में एक्सपेरिमेंट किया कि अपने परिवार के साथ में जो यादव का डोमिनेंस था उस पार्टी से कम किया, और गिने चुने 4-5 यादवों को टिकट दिया, तो उसका नतीजा उन्हें दिखा यूपी में। वैसा आज की तारीख में तेजस्वी यादव ने क्यों नहीं किया? उन्होंने जिस तरह से यादवों को टिकट बांटे और जितनी संख्या में बांटे, शायद इसकी वजह से दूसरे जो कास्ट के लोग हैं वो उस तरह से आरजेडी के साथ में नहीं उन्होंने वोट किया। देखिए, ये बात देखनी पड़ेगी कि बीते चुनाव में यादव 57 उम्मीदवार यादव थे। इस हम्म, चुनाव में 52 उम्मीदवार यादव रहे, और हम्म, 52 में से 3 जीत पाए। संख्या इसलिए कम रही कि पूरी टैली ही खिसक चुकी है। तो हम्म, इसका पूरी हार का कारण यादव रहे ऐसा नहीं है। अगर इसको मान ले कि यादव रहे, तो यादवों ने तो वोट नहीं किया, इसका मतलब भाई इस हम्म। चुनाव का नतीजा क्या कहता है कि नहीं, यादवों ने तो वोट किया, दूसरे यादव ने कास्ट के वोट लोगों ने किया, वोट नहीं किया। मुसलमानों ने वोट। यादव तो वोट कर रहे हैं आरजेडी को, यादवों के क्योंकि गढ़ आप। में देखिए, यादवों के गढ़ में पूरी पार्टी हारी है। तेजस्वी यादव हम्म, पीछे हारते हारते जीते हैं। ऐसा हम्म, माने ऐसा लगता है कि जैसे यादवों ने भी वोट नहीं किया या कम किया, नहीं करने का मतलब कम किया, और हम्म। मुसलमानों ने भी वोट नहीं किया, भाई किसी ने वोट ही नहीं किया। तो इसको हम कैसे एनालाइज करें कि परिवार के कारण या यादव को प्रमुखता देने के कारण ही ऐसा हुआ? भाई आरजेडी की तो पहचान ही रही है यादव और मुस्लिम और दूसरे समीकरण, तो उससे हाँ, तो शायद अचानक इसीलिए तो हटना सत्ता में किसी नहीं आ भी रहे हैं नेता ना। के लिए आप मुश्किल होगा। अपने जब तक बेस को मजबूत ब्रॉडन नहीं करोगे, जो एनडीए के साथ में जो बात कही गई कि उनका जो अलायंस था वो काफी ब्रॉड अलायंस था। आरजेडी का अलायंस जो बार बार तेजस्वी यादव 2024 पे भी उन्होंने कोशिश की कि उस अलायंस को और ब्रॉड बनाया जाए, इसीलिए वो एमओआई से निकलकर दूसरी बात करने लगे कि ये अलायंस में सबके लिए जगह है। तो वो तो तब होता दिखेगा ना कि जब आप यादवों को अगर 52 या 57 यादवों को टिकट देंगे, तो आपकी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। आप जब कुशवाहा या दूसरी जो समुदाय के लोग हैं, अगर भूमिहार राजपूत पंडित को भी आप अगर 40 टिकट देते या कोयरी को टिकट देते, तब तो लोग मानेंगे ना कि भाई आरजेडी अपने चेहरे को बदल रही है। लेकिन अगर 52-55 टिकट यादवों को देंगे, तो लोग कहेंगे ही कि आप तो सिर्फ एमवाई पार्टी हैं। देखिए, आपकी सलाह है कि आप जो बात कर रहे हैं उसके हिसाब से आरजेडी को सर्व समावेशी पार्टी पे बदल जाना चाहिए। ये वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम्म, जैसे डीएमके में भी हर पार्टी अपना जो गुण है उसको लेके चलता है। कोई सवर्ण को ज्यादा टिकट देता है, कोई ईबीसी को ज्यादा देता है, कोई दलित को ज्यादा देता है। उन्होंने एक समुच्चय बना लिया। ये हम्म, समुच्चय यहाँ
महागठबंधन में नहीं था, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आरजेडी अपने आप में सबका समुच्चय हो जाए। तो ये आरजेडी अपना कैरेक्टर खोज रातों रात खो नहीं सकता है, उसको खोने में मतलब नया कैरेक्टर बनाने में टाइम लगेगा, या फिर वैसे पार्टी को जोड़िए, जैसे उन्होंने मुकेश सहनी को जोड़ा तो बहुत वैसा कोई फायदा मिला नहीं। उनके साथ अगर उपेंद्र कुशवाहा जुड़ जाते, उनके साथ अगर कुछ दूसरे सामाजिक आधार वाले जुड़ जाते, तो वही बात, वो चीज कमी दूर हो सकती थी। तो यहाँ पर हमें लगता है एक पार्टी से में हम आज की जो राजनीति हो गई है, एक पार्टी अपना कोर बेस स्ट्रॉन्ग करके ही चलती है। नहीं तो अब तो ऐसा हो गया, लगता है कि जैसे उनके पास कुछ रहा ही, जैसे कांग्रेस के बारे में बोलते हैं, कांग्रेस के पास क्या है कोर बेस, क्योंकि ये उसी तरीके से चलती रही है कि भाई सबको साथ लेकर के चलने वाली, या यहाँ बोलिए कि कोई खास जाति में इनकी पैठ नहीं है। तो कांग्रेस जैसी स्थिति हो जाएगी आरजेडी की भी, अगर वो अपना एमवाई ही छोड़ दे, तो मेरा ये मानना है जी। राकेश जी, आपका प्रिस्क्रिप्शन क्या है आरजेडी के लिए आज की तारीख में, जब तेजस्वी परिवार अपने परिवार में, फैमिली में ही बड़ संघर्ष शुरू हो गया है। बाकी जो बाहर के लोग संजय यादव को टारगेट कर रहे हैं कि एक हरियाणा का व्यक्ति आकर अगर बिहार के यादवों की पॉलिटिक्स को शेप अप करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हरियाणा के जो यादव हैं वो पहले से संभ्रांत है, वो पहले से इकोनॉमिकली वेल भी उनकी स्थिति अच्छी है। जो बिहार में भी यादव कम्युनिटी की स्थिति इकोनॉमिकली अच्छी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जिस तरह से कांग्रेस के साथ ये प्रॉब्लम हुई कि अल्लाह वरू दक्षिण के राज्य से आते हैं, बिहार की पॉलिटिक्स का उन्हें कुछ एबीसीडी नहीं पता था, और उसके बाद अंत में ये हुआ कि उन्हें भागना पड़ा वहां से। तो आपका प्रिस्क्रिप्शन क्या है आरजेडी के लिए? तो मैं वो कहता हूँ जो बाहरी लोग हैं ना, वो बिहार के मिजाज को समझ नहीं पाते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि मुंबई के कुछ लोग टी शर्ट पहनकर एरोप्लेन से चले जाते हैं, और वो दिल्ली उतरते हैं तो देखते हैं तो देख ठंड की स्थिति यहाँ पर है। तो वैसी स्थिति में बाहरी लोग बिहार के मिजाज को कैसे समझ पाएंगे? हरियाणा की पॉलिटिक्स कुछ और है, हमारे हमारे हरियाणा की सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ और है, और आप बिहार में आकर हर चीज को कर रहे हैं। देखिए, ये जो तेजस्वी जी के परिवार में एक अभी लड़ाई छिड़ी है, इसमें कई महत्वाकांक्षी लोग एक साथ आ गए हैं। उनके ब्रदर भी हैं, उनके दो सिस्टर मिशा जी भी हैं, और रोहिणी आचार्य जी भी हैं, तेज प्रताप जी भी हैं, और इनको लेकर के संघर्ष हो रहा है। हर कोई अपनी पोजीशन को उसमें स्ट्रांग करना चाहता है, स्मूथ करना चाहता है। और रही बात कि एमवाई जो कॉम्बिनेशन है ना, इसमें तो बड़ा इससे नुकसान हुआ एमवाई कॉम्बिनेशन को। पहले आप अगर मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर आएंगे, तो अभी ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिली जहां पर, वहां अगर वोट परसेंटेज को निकाल के देखेंगे तो 3 सीटें ऐसी रही जहां पर आरजेडी तीसरे स्थान पर रही। ये बड़ा आश्चर्य लगा कि उस क्षेत्र में मुस्लिमों ने भी वोट नहीं दिया है। दूसरी बार ये जो विमेन सेंट्रिक प्रोग्राम चले, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया गया, तो कई विमेन जो महिलाएं थी ना, मुस्लिम महिलाएं थी, वो भी फिर एनडीए के पक्ष में मतदान कर दी। दूसरी बात, यादव समीकरण को आप देखेंगे तो यादव बहुत कम जीते, और उनसे ज्यादा यादव तो अब आर जदयू से जीते हैं। इस बार मैं देख रहा था कि लगता है कि 8 यादव जदयू से जीते हैं वो। हालांकि निश्चित है कि यादव के वोट पर नहीं जीते होंगे। तो कुल मिलाकर अब लालू प्रसाद के समय जो यादवों को एम्पावर्ड किया गया, उन्हें अवेयर किया गया, उन्हें आवाज दी गई, तेजस्वी सर उतने ढंग से वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। न यादव समाज से कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने को, ना ही दूसरे समाज से वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। और पता नहीं कैसे जो रणनीति जो भी बना रहे होंगे, किसी न किसी को तो स्केप गॉट बनाया जाएगा, बलि का बकरा बनाया जाएगा। तो अगर ये वो संजय यादव को बलि का बकरा बनाया जा सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव काफी स्ट्रांग अपने परिवार में भी स्थिति है उनकी, और पार्टी में भी स्थिति है। और उत्तराधिकारी अगर किसी को कहते हैं लालू परिवार में लालू जी का, तो वो तेजस्वी यादव को कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें भी समझने की जरूरत है। हाँ प्रेम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं राकेश जी की बात पे, टिप्पणी पे? राकेश जी की बात में बस एक टिप्पणी हल्की सी, कि देखिए बाहरी वाले तो नहीं समझते बिहार को, लेकिन हम कहेंगे कि घर वाले कहाँ समझ गए। हम तो परिवार की चर्चा कर रहे हैं, बिहार के लोग, परिवार के लोग वही नहीं समझ रहे हैं। बाहरी तो गांधी जी आके चंपारण में बिहार को भी समझे, देश को भी समझा गए। तो ये कहना है, तो हर स्टेट का लोग बोलता है कि बाहर का लोग नहीं समझता है, हमारे स्टेट की तासीर हम ही समझते हैं। ये बड़ा माने ऐसी बात हो जाती है। लेकिन हमें लगता है जब गांधी जी बिहार में आकर के बिहार को समझ गए, देश को समझा गए, और यहाँ तेजस्वी के परिवार में ही लोग नहीं समझ रहे हैं, तो हम बाहरी और भीतरी की बात करें तो बहुत ज्यादा प्रासंगिक नहीं होगा। मेरे बस इतनी टिप्पणी है जी।
नहीं, ये आप ना, ये तो आप सही कह रहे हैं कि बिहार के लोग, जब घर ही के लोग यहाँ समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर ये क्या हो सकता है? और बिहार में थोड़ी-सी स्थिति अलग हो जाती है। कई बार ना आप, एक वेव हो जाता है और एक जो पार्टी या एक पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग भरोसा करने लगते हैं, और नीतीश कुमार एक आइकॉन के रूप में है। और इस आइकॉन को तोड़ना तेजस्वी के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन तेजस्वी के पास समय है। और अभी तो उनकी उम्र 37 ईयर्स हो रही है। वो आगे फ्यूचर का एक पॉलिटिक्स कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि लालू जी ने तो आरजेडी को बचा लिया, आरजेडी को एक नेता दे दिया कम से कम। लेकिन अगर नीतीश जी नहीं, अगर आगे, तो उनकी विरासत को कौन कैरी करेगा? तो आरजेडी अगर सामाजिक न्याय की विचारधारा को लेकर पहले भी बनी थी, और आज भी उसको कैरी ऑन कर रही है। ये भी यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है। जी, बताएं। एक सवाल कि जो कांग्रेस का रोल रहा है, और कांग्रेस पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में भी कमजोर कड़ी थी, और इस बार जिस तरह से कांग्रेस का कैंपेन रहा, जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी एक तरह से धीरे धीरे लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं। वो चुनाव को उस गंभीरता के साथ नहीं लेते जिस गंभीरता के साथ बीजेपी, जिस एग्रेसिवनेस के साथ, आक्रामकता के साथ बीजेपी चुनाव लड़ती है, शायद वो उस एग्रेसिवनेस के साथ चुनाव नहीं लड़ते। तो कैसे आप इसको देखते हैं प्रेम? अ, देखिए, मेरा मानना है कि बीजेपी तो बहुत कुछ ऐसा करती है जो राहुल गांधी को करना भी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये तो हर पार्टी की अपनी शैली है। अब बूथ मैनेजमेंट के नाम पर जिस तरह से पहले तो नेता पैसे बांटते थे, अब पार्टियां संगठित रूप से पैसे बांटती हैं। वो तो राहुल गांधी को भी नहीं करना चाहिए या किसी को भी नहीं करना चाहिए। फिर खरीद फरोख्त जो एमएलए की होती है, सरकार गिराने की होती है, बीजेपी करती है। वो तो राहुल गांधी को या कांग्रेस को नहीं करना चाहिए या किसी को भी नहीं करना चाहिए। जो वॉशिंग मशीन की थ्योरी बनी, वो तो बीजेपी करती है। वो काम तो राहुल गांधी को और कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। तो सबकी शैली अलग है। अभी क्या है कि चुनाव हार गए, चुनाव लगातार हार रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस को 11% वोट ज्यादा मिला, फिर भी कांग्रेस चुनाव हार गई। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वोट मोटे तौर पर इंटैक्ट रहे पूरे महागठबंधन के, लेकिन एकदम संख्या जो टैली जो है, वो टैली एकदम जमीन पर आ गई। कोई वोट तो नहीं कम हुआ ना, पहले से के मुकाबले उतने वोट हैं। आज भी आरजेडी में सबसे बड़ी पार्टी वोट के टर्म्स में आरजेडी ही है, इसमें सीटों के टर्म में नहीं है। तो ये जो स्थितियां हैं, ये रणनीति का फेलियर हो सकता है, या किसी का वोट चोरी जैसी थ्योरी का भी एक प्रभाव हो सकता है। कुछ भी हो, जो भी कारण हो, चाहे वोट चोरी हो, चाहे रणनीति का फेल्योर हो, जो भी विश्लेषण हो, वो कारण हो सकता है। लेकिन राजनीति फेल नहीं हुई है। राजनीति फेल होती तब तो पूरे महागठबंधन के खिलाफ, अगर जंगल राज मान लिया होता जनता ने, तो 1 करोड़ 15 लाख वोट क्यों आरजेडी को मिलना चाहिए था। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि जंगल राज फेल हुआ, या जंगल राज सोच करके जनता ने उनको जिता दिया, कहने वाले कह सकते हैं। लेकिन हम तो उसको क्रॉस करेंगे ना, कि अगर जंगल राज होता तो 1 करोड़ 15 लाख वोट आरजेडी को नहीं मिलते, अगर उस बात पे चलते। तो कांग्रेस को जैसे कमजोर करी बोलते हैं, पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि पिछले चुनाव में भी आरजेडी की सीटें घटी थी। सबसे लीडिंग पार्टी जो जिसको सरकार बनानी हो, उसकी सीट अगर घटेगी तो उसकी उसके साथ की छोटी पार्टियों की भी घटेगी, किसी की ज्यादा किसी की कम होती है। कांग्रेस में हमने देखा कि उसको इतनी ज्यादा वो सीटें लड़ने के लिए दे दी जाती है जहां पर कि कभी बीजेपी हारी ही नहीं। इस बार के भी चुनाव में 61 सीटों में 29 सीटें ऐसी थी जहां पर के कांग्रेस के जीतने का कोई सवाल ही नहीं था। तो कायदे से तो 29 छोड़ करके जो 32 सीटें यही कांग्रेस को मिली ना। तो कांग्रेस को कमजोर कड़ी बोल देना बहुत आसानी से, और ये बोला जाता है, कहा जाता है। लेकिन क्या वो सीटें जहां बीजेपी लगातार जीतती है, वहां लड़ने के लिए महागठबंधन की एक अलग रणनीति नहीं होनी चाहिए थी? उसकी लड़ाई केवल अकेले कांग्रेस पर ही क्यों थोप दी जाएगी? ये सारी चीजें हैं। लेकिन हाँ, कहा जाता है कि कांग्रेस कमजोर कड़ी, लेकिन मैं इसका काउंटर दे रहा हूं कि कांग्रेस कमजोर कड़ी नहीं है, रणनीति कमजोर कड़ी है। एक अंतिम टिप्पणी राकेश जी आपसे, चूंकि इससे ममता बनर्जी क्या सीख लेंगी, क्योंकि
आने वाले दिनों में वेस्ट बंगाल में चुनाव है और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल एक तरह से साफ तौर से कहा कि पश्चिम बंगाल का जो जंगल राज है उसे भी खत्म करना होगा, तो ममता बनर्जी बिहार के मैंडेट से क्या सबक ले सकती हैं? जी, जैसे बिहार में इन लोगों ना बिहार में जो रूलिंग पार्टी थी, उसने महाराष्ट्र के मैंडेट से शपथ लिया होगा, उसने झारखंड के मैंडेट से किया होगा। तो एक तो ममता बनर्जी को भी फ्री बीज करने होंगे, विमेन सेंट्रिक वहाँ प्रोग्राम को करने होंगे, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने होंगे। तो उसका एक बड़ा फायदा मिल रहा है। जिन-जिन राज्यों में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया गया ना, उन राज्यों में बहुत अधिक फायदा मिल गया। ठीक है। एक तो ये चीज़ प्लस उनके जो वोटर्स हैं ना, कोर वोटर्स, उनको इंटैक्ट करना होगा। उसमें कोई डिवीजन नहीं करना होगा। जैसे आपने देखा होगा पिछली बार जब बंगाल में चुनाव चल रहे थे ना, तो बीजेपी ने जो नैरेटिव बनाया उसका एक काउंटर नैरेटिव बना रहे थे। और ये जब धार्मिक कार्ड खेल रहे थे तो वो भी एक धार्मिक कार्ड खेल रहे थे। ये जब राम जी की बात कर रहे थे तो वो काली जी की बात कर रहे थे। ठीक है। तो एक तो इस तरह से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विरुद्ध एक राज्य के स्तर का राष्ट्रवाद वो ममता बनर्जी काउंटर कर रही थी। दूसरा ये जो फ्री बीज विमेन सेंट्रिक प्रोग्राम है ना, ये आजकल बहुत सफल हो रहे हैं। खासकर जो गरीब राज्य है ना, उन सभी जगहों पर बहुत अधिक सफल हुआ है ये कार्यक्रम। और एक फायदा है ममता बनर्जी को, कभी रूलिंग पार्टी है। हाँ, फंड की बात, तो फंड की चिंता कौन करता है? फंड तो कहीं से भी आएंगे। तो तत्कालिक लाभ के लिए तो ये सब चीजें उनको करनी होंगी, मुझे लगता है। जी। बिल्कुल, तो पॉलिटिक अवेज जो बिहार में सरकार बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें सबको लगता है कि नीतीश कुमार को इस समय डंप करना बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती कि न केवल वो बैकवर्ड क्लास के लीडर हैं, ईबीसी का एक पूरा वोट बैंक उन्होंने जिस तरह से कल्टीवेट किया है, वो नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट है। महिलाओं का जो इस तरह से समर्थन नीतीश कुमार को मिला है, अगर बीजेपी फिलहाल कोई छेड़छाड़ करेगी, तो शायद बीजेपी के लिए संदेश ठीक नहीं जाएगा। बैकवर्ड क्लास में, महिलाओं में और खास करके एक ऐसे राज्य जहां पर बीजेपी का जो हिंदुत्व है, वो उस तरह से हिंदुत्व की जड़ें गहरी नहीं है, जैसा कि उत्तर प्रदेश या बाकी राज्यों में है। तो शायद बीजेपी ये रिस्क नहीं उठाना चाहेगी, लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब विधायक दल की एनडीए विधायक दल की बैठक होती है, उसमें किस तरह से नेता का चुनाव किया जाता है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। राकेश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े और प्रेम, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए आप डायलॉग्स के साथ।